विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, रात के इस वक्त हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अग्निवीर मॉडल पेपर 5 नंबर, जो लगातार श्रृंखला चल रही थी। तो इस कक्षा कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको 4 लाइन जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिव मंगल सिंह सुमन का नाम सुना होगा आपने, उनकी ये 4 पंक्तियां हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। साथियों, अब इस कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो जब भारत में ब्रिटिश राज था तो वो जो वायसराय होता था, यानी अगर हम बात करें इस वायसराय की, तो पहला वायसराय कौन था? तो पहला था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अंतिम था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन। ठीक है, ये लीजिए। अब वो क्या करता था? ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश सिंहासन का क्या करता था? प्रतिनिधित्व करता था, रिप्रेजेंटेटिव करता था इंडिया के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 20 अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 हो जाएगा। चलिए, और युद्ध विराम की अगर बात करें तो यहां तो क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ। और 21 नवंबर 1962 को क्या कर दिया गया? युद्ध विराम कर दिया गया। राइट, यानी युद्ध विराम का मतलब जानते हैं, युद्ध की समाप्ति कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपके लिए स्क्रीन पर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बॉबेज को। ये तो सिंपल क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर का जनक बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, हीराकुंड बांध किस राज्य में? देखिए, भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो ये भारत है और यहाँ एक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में एक नदी प्रवाहित होती है, इस नदी का नाम है महानदी। क्या? महानदी। साथियों, महानदी को उड़ीसा का क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो साथियों, किस नदी को कहते हैं? महानदी को। और इसी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? हीराकुंड। इसका मतलब ये किस राज्य में? ओडिशा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा है। कितना? 4801 मीटर। ये कह सकते हैं भारत का सबसे लंबा बांध है। राइट, क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, तो ये पॉइंट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान बना उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो देखिए, अनुसूची की बात कर रहा है। संविधान बना उस समय कितनी अनुसूची थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? ठीक है, वर्तमान में अगर अनुसूची की बात करें तो कितनी है? 12। 8 के बाद में 4 नई जोड़ दी गई, तो फिर वर्तमान में कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, 9th अनुसूची 1951 में जोड़ी गई और 9th अनुसूची में आप देखिए पहला संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन। राइट, एक चीज और जो आपको ध्यान में रखनी है, कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर 12 अनुसूची है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से। ठीक है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगरीय शासन से। ठीक है, नगरीय शासन। राइट, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। यहाँ पर वर्तमान में कुल अनुसूची कितनी है? 12 है। मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। और यहाँ पर ये भी देखिए 7वीं अनुसूची में, और आपने देखा होगा विषयों का बंटवारा है, और 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। ठीक है, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? भाषा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो 1 घंटे का होता है। शून्यकाल कब होता है? दोपहर 12 से 1 बजे तक। कब होता है? 12 से 1 बजे। कब? दोपहर में। एक चीज और यहां पर नोट करिए, प्रश्नकाल के बाद प्रारंभ होता है क्या? शून्यकाल। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल के बाद क्या आता है? शून्यकाल। कब से? 12 से
1 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं। आर्टिकल नंबर 155, ठीक है, 155 के तहत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की। और राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी कितनी होती है? 35 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, तो सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल होगा, भारत में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर पर, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। साथियों 30 जनवरी 1948, आपको भारतीय इतिहास में ये घटना याद होगी जब नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। किसकी? गोडसे द्वारा हत्या की गई। किसकी हत्या की गई? गांधी जी की। किसकी? गांधी जी की। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संसार के छत किसे कहते हैं? साथियों विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा? तिब्बत के पठार। तिब्बत के पठार परिक्षेत्र से जुड़ा हुआ है पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, केला का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा केला उत्पादन, विश्व की कुल केला का 27% उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। तो सबसे ज्यादा केला का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? भारत। क्वेश्चन नंबर 12, काला सोना किसे कहते हैं? देखिए काला सोना, पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है। अगर काला सोना की फसल के रूप में बात करें, अगर सर फसल किसे कहते हैं, तो यहां पर देखिए काला सोना अफीम को भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो यहां राइट आंसर पेट्रोल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यहां पर सबसे छोटा महासागर, देखिए महासागर कितने हैं? 4 है। वैसे सामान्य अवस्था में 5 होते हैं, लेकिन विश्व अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान की बात करें तो 4 महासागरों को मान्यता है। सबसे छोटा कौन सा होगा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है? 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्या है? क्षेत्रफल है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और प्रशांत ही सबसे गहरा भी है, सबसे गहरा। तो सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, ठीक है। और प्रशांत महासागर को पैंथालासा कहा जाता है। पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 14, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? देखिए साउथ अफ्रीका एक देश है। क्या है? देश है। जबकि अफ्रीका एक क्या है? अफ्रीका ये क्या है? महाद्वीप है। साउथ अफ्रीका की बात कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा है, तो उसकी मुद्रा क्या है? रैंड है। क्या है? रैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गुलाबी नगर किस शहर को? तो गुलाबी नगरी क्या? जयपुर। किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कानपुर को क्या कहते हैं? चमड़े का शहर। क्या कहते हैं? चमड़े का शहर। और इसे ही कहा जाता है उत्तर भारत का, किसका? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। किसको कहते हैं? ये भी किसको कहते हैं? कानपुर को। यहां पर देखिए, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, जोधपुर को क्या कहते हैं? सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। क्या? झीलों की नगरी। और इसे ही उदयपुर को ही कहा जाता है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस। कल ही जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था, ठीक है, कि यहाँ पर इसके साथ साथ में इसे सफेद शहर भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? उदयपुर को। तो उदयपुर के कितने नाम हो गए? झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, सफेद नगर। जोधपुर को क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। कानपुर को चमड़े का शहर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। साथियों आगे का कक्षा कार्यक्रम दूसरे सर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। अब मैं लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं सर, पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं। अपना जो पेपर है ये 5वें नंबर वाला पेपर है। 4 पेपर सेट में आपको सॉल्व करा चुका हूं। अगर कोई भी आपको कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट जरूर करें कैसा आपको लग रहा है। देखो अभी अपन पढ़ेंगे सर 5वां पेपर सेट। और 5वें पेपर सेट का जो पहला सवाल है आपका वो है कि ताप बढ़ने पर जो आपका ताप बढ़ने पर किस धातु से बने तार का प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है? वो यहाँ पर जो बात कर रहा है आपसे, वो कर रहा है
कि सर प्रतिरोध की, देखो भैया जो प्रतिरोध होता है ना इसको अपन शो करते हैं आर से, किससे, आर से। और जो आपका तापमान होता है, तापमान को जो अपन शो करते हैं वो करते हैं सर टी से। तो देखो जो आपका प्रतिरोध होता है ना वो सर आपके तापमान के समानुपाती होता है। यदि किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देर चलती है तो सर ज़्यादा देर चलने के कारण जो तार होते हैं गर्म हो जाते हैं, और उन तारों को अपन देखो शहरों में क्या होती है, लाइट कटती है, तो लाइट कटने का कारण क्या, तो तारों को ठंडा किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी तार का तापमान बढ़ता है तो उसके साथ साथ में क्या बढ़ जाता है, आपका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और जो प्रतिरोध होता है ये सर आपकी जो विद्युत धारा होती है उसके विद्युत क्रमानुपाती होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ताप बढ़ने पर किसी तार में प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, तो क्या होगा सर, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सर जो आपका प्रतिरोध होता है वो सर तापमान कैसा होता है, समानुपाती होता है। अगला, निम्न में से एक वास्तविक मछली है। वास्तविक मछली जो इसमें से आती है सर वो है आपकी डॉग फिश। कौन सी फिश है इसमें से, डॉग फिश। जैसे एक आती जेली फिश, इसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा होती है। एक स्टार फिश आती है, तो स्टार फिश जो होता है सर इसकी आकृति स्टार के समान होती है। लेकिन जो वास्तविक मछली आती है इसके अंतर्गत वो कौन सी आती है, आपकी डॉग फिश आती है। अगला सवाल, गति के दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं? देखो भैया इसमें तीन ऑप्शन है आपके, एक तो है सर आपका चाल, दूसरा है शक्ति और तीसरा है त्वरण। देखो चाल जो होता है ना, चाल अपन फिक्स बोलते हैं, जैसे अपन बोलेंगे ना इस प्रकार से कि सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में कितना किलोमीटर चल रहे हैं अपन लोग, 60 किलोमीटर। और यहाँ वो बोल क्या रहा है, गति के दर में परिवर्तन। गति दर में क्या कर रहा है, परिवर्तन। तो यदि गति के दर में परिवर्तन होता है तो आपको याद रखना है सर कि वो चाल नहीं हो सकता, चाल तो फिक्स होता है, मतलब घंटे के हिसाब से अपन मापते हैं। दूसरा था शक्ति। शक्ति जो होता है सर ये भी कोई इसमें कोई गति में दर में परिवर्तन नहीं होता। अगला आता है सर त्वरण। देखो त्वरण जो होता है ना इसका जो मात्रक होता है वो होता है सर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका क्या होता है सर, मात्रक होता है। आपको ध्यान रखना है सर प्रति सेकंड में क्या होता है, व्यक्ति का वेग, उसका वस्तु का वेग बढ़ता और घटता रहता है। अगला चलो इसका आंसर क्या आएगा सर, आपका त्वरण। अगला सुनो, दिए की बत्ती में तेल किस प्रक्रिया द्वारा चढ़ता है? देखो इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो गुरुत्वाकर्षण है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं चढ़ता है, बिल्कुल गलत है। दूसरा जो आता है सर आपका वो आता है उत्प्लावन, पूरा नाम है इसका उत्प्लावन, ये भी गलत है आपका। तीसरा जो आता है सर वो आता है आपका केशिकत्व। देखो जो केशिकत्व होता है, केशिकत्व जो होता है आपको ध्यान रखना है सर कि किसी भी द्रव पदार्थ का ऊपर की तरफ चढ़ना क्या कहलाता है सर, आपका केशिकत्व कहलाता है। जैसे जो आपका केरोसिन होता है ना, लालटेन जो होती है उसमें जो केरोसिन होता है वो इसी गुण के कारण आगे चढ़ता है। जैसे अपन बोलते हैं कि पेड़ पौधों में एक ऊतक होता है उसको बोलते हैं जाइलम, और जो जाइलम ऊतक होता है, जाइलम ऊतक के कारण क्या होता है सर, आपका जो जल है ऊपर तरफ चढ़ता है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा सर, आपका केशिकत्व आएगा। तीसरा आता है सर आपकी तैरने की प्रक्रिया से, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये बिल्कुल क्या है आपका सही है। अगला, कार्बनिक जैविक भोजन में होता है। देखो ये पूछ रहा है आपसे कि जो भोजन के घटक होते हैं, भोजन के घटक, तो देखो भोजन के जो कुल घटक आते हैं सर वो होते हैं आपके 7। इनमें से जो 6 घटक होते हैं वो तो होते हैं अनिवार्य, मतलब आवश्यक घटक, और जो एक घटक होता है उसको बोलते हैं अपन लोग अनावश्यक घटक। इसको अनावश्यक घटक कहा जाता है। देखो पहला जो आता है सर आपका वो आता है कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट नंबर पे कार्बोहाइड्रेट आएगा। दूसरा जो आता है सर आपका वो आता है प्रोटीन। उसके बाद जो 3rd नंबर पे आता है उसको अपन बोलते हैं वसा, और उसके बाद जो आएगा 4th नंबर पे उसको बोलते हैं विटामिन। ये जो 4 घटक होते हैं भोजन के, ये सारे घटक कैसे होते हैं सर, आपके कार्बनिक होते हैं, मतलब इनमें कार्बन पाया जाता है, इनको कार्बनिक घटक कहते हैं, ऑर्गेनिक घटक। तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपका, पहला विटामिन है, दूसरा वसा है, तीसरा प्रोटीन्स है, तो इसका आंसर आएगा सर आपका ये सभी। अगला देखो ये जरूर ध्यान रखना आप लोग, जो अनावश्यक घटक होता है ना उसका नाम होता है आहारी रेशा, आहारी रेशा, और इसको अपन बोलते हैं रुक्षांश, इसको रुक्षांश भी कहा जाता है। अगला, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? मतलब ये पूछ रहा है सर कि माचिस जो होता है उसके अंतर्गत जो जलाने के लिए काम में लिया जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होता है सर वो होता है आपका लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस कारण क्या होता है, जो आपकी तिल्ली होती है वो जलती है। और आपको याद रखना है सर कि जो माचिस होता है ना, दिया सलाई जिसको अपन बोलते हैं, ये घर्षण के कारण जलती है। कौन सा बल लगता है यहाँ पर, घर्षण बल। अगला सुनो आप लोग, अगला सवाल, वह धातु जो पानी पर तैरती रहती है। तो देखो इसमें क्या है सर, वो पूछ रहा है आपसे कौन सी धातु ऐसी है
जो पानी पर तैरती रहती है। तो पहली जो धातु दे रखी है इसने, वो दे रखी है सर आपकी पारा, और पारा जो होता है इसको बोलते हैं मान लो मरकरी, और इसका प्रतीक चिन्ह होता है Hg। ये कौन सी धातु होती है आपकी? द्रव धातु। ऐसी धातु जो सर द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी धातु होती है आपकी? द्रव धातु। और जो सबसे हल्की धातु है, सबसे जो हल्की धातु आती है आपकी, उसका जो नाम आता है वो होती है सर आपकी लिथियम। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है Li। उसके बाद जो आता है सर आपको होता है चांदी, चांदी को अपन बोलते हैं सर Ag। और उसके बाद जो आता है आपका एल्यूमिनियम, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Al होता है। तो ये धातु तो कैसी होती है सर आपकी? भारी होती हैं। ये कौन सी धातु होती है आपकी? द्रव धातु होती है। और जो लिथियम होता है ये सबसे हल्की धातु होती है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है सर? Li होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा सर आपका? लिथियम। क्यों? क्योंकि लिथियम हल्की है इसलिए पानी पर तैर सकती है। अगला सुनो आप लोग, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो देखो यहां पर वो बात कर रहा है आपसे, गैसों भी आए हैं इसके अंतर्गत और इसके अंदर धातु भी हैं। देखो पहला लिखा हुआ सर इसके अंतर्गत हाइड्रोजन, दूसरा लिखा हुआ सर इसके अंतर्गत हीलियम, तीसरा लिखा हुआ सर इसके अंतर्गत लिथियम, और उसके बाद लिखा हुआ सर इसके अंतर्गत सोडियम। तो देखो भैया जो आपका हाइड्रोजन होता है ना, ये सबसे हल्का तत्व होता है। सबसे हल्का तत्व आपसे बोलेगा सर आवार तत्व कौन सा है? तो आवार तत्व भी यही होता है। भटकने वाला तत्व कौन सा है? तो भटकने वाला तत्व भी यही होता है। अगर आपसे कहा जाए सर बताइए भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन, तो भविष्य का जो ईंधन आता है वो भी कौन सा होता है सर आपका? हाइड्रोजन होता है। इसके जो खोजकर्ता आते हैं वो आते हैं आपके हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश नामक व्यक्ति ने किसकी खोज करी थी सर? आपके हाइड्रोजन की। अगला सुनो आप लोग, अगला जो आता है सर आपका वो आता है निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस जनित होती है? तो देखो जो आपकी बीमारी है जो वायरस जनित, मतलब वायरस का अर्थ होता है विषाणु, जो विषाणु जनित होती है, विषाणु जनित जो होती है सर आपकी, देखो इसमें पहला लिखा हुआ कॉलरा, और कॉलरा जो होता है इसको अपन बोलते हैं हैजा। उसके बाद आता है सर दाद, उसके बाद आता है सर टीबी, और उसके बाद आता है आपका पोलियो। तो देखो भैया जो आपका हैजा होता है और जो टीबी होती है, ये दोनों तो होते हैं जीवाणु से, जीवाणु से होते हैं ये वाले तो। और सर जो आपका दाद होता है सर ये होता है कवक के द्वारा, ये कवक के द्वारा होता है। और सर जो आपका पोलियो होता है ये होता है सर वायरस के द्वारा। तो वायरस को विषाणु कहा जाता है। तो डायरेक्ट आपसे छटवाने वाले सवाल आएंगे, तो इसकी ट्रिक है जो मैंने बच्चों को पढ़ाई है हमारे डिफेंस के अंतर्गत, उसमें सब कुछ बताया गया है। सर कौन से रोग कैसे आएंगे, कैसे छाटा जाएगा, वो सब कुछ मैंने बता रखा है। अगला सुनो आप लोग, 0 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के पैमाने पर होता है। तो 0 डिग्री जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, वो सर आपको ध्यान रखना है केल्विन में होता है -273 केल्विन। और सर जो फ़ारेनहाइट में होता है सर ये होता है आपका 32 फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री जो है आपका वो सर केल्विन तो -273 केल्विन के बराबर होता है, और सर फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है? 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला जो आएगा सर आपका वो आएगा दाद का कारण क्या है। अभी पढ़ाया मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही कि देखो दाद जो होता है, दाद जो होता है, और ऐसे जैसे खाज आ जाए लिखा हुआ, ऐसे जैसे खुजली लिखा हुआ आ जाए, ऐसे रोग जो मात्र लड़कों में ही होते हैं। ये सारे जो रोग हैं लड़कों में ही होते हैं, और ये सारे किसके द्वारा होते हैं सर? कवक के द्वारा होते हैं। और कवक जो होता है इसको फफूंदी कहा जाता है, इसको फफूंदी कहते हैं। तो इसमें आंसर जो है इसका वो है सर आपका फफूंदी। इसको कवक भी बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कवक भी कहा जाता है। अगला, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो देखो भैया शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी आती है, हड्डी के बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे पहला वाला लिखा हुआ इसमें जांग, तो देखो जांग में जो हड्डी होती है उसका जो नाम होता है उसको अपन बोलते हैं फीमर, और इसका जो नाम होता है इसको अपन बोलते हैं उर्विका, इसको उर्विका कहा जाता है। अगर आता है छाती, छाती में कोई हड्डी नहीं होती है, हृदय की कोई हड्डी नहीं होती है, हालांकि कार्डियक नाम से मानी जाती है। एक होता है जबड़ा, तो देखो ये जबड़ा जो होता है ना, इसमें जो हड्डी होती है उसका नाम होता है मैंडिबल। मैंडिबल जो हड्डी है आपकी वो सर सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वो आपकी मैंडिबल। और आपसे यदि कहा जाए सर बताइए सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो सबसे जो लंबी हड्डी आती है, लंबी बोले चाहे आपसे लिख कर दे दे वो सर बड़ी हड्डी, लंबी या बड़ी हड्डी, तो मतलब एक ही है सर, उस किसके बारे में बात कर रहा है? फीमर के बारे में। तो ऐसे नहीं करके आना है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो वहां पर नाम आएगा लिखा हुआ कौन सा? मैंडिबल। अगर वो ये बोलता है सर किस स्थिति पर होती है, मतलब कहाँ स्थित होती है, तो आपको करना है सर जबड़े में होती है। लेकिन यदि ऐसे बोलता है सर बताइए कौन सी सबसे मजबूत होती है, तो जो मजबूत का नाम होती है आपकी मैंडिबल। अगला, हैजा किससे फैलता है? देखो हैजा के बारे में पढ़ाया मैंने आपको कि जो हैजा होता है उसको अपन बोलते हैं कॉलरा। हैजा को कॉलरा कहा जाता है,
और जो हैजा होता है ये सर जीवाणु के द्वारा होता है, और जीवाणु जो होता है इसको अपन बोलते हैं बैक्टीरिया। कई बार किताबों में नाम चेंज मिलेंगे पेपर के अंतर्गत, वहां आप पढ़ के जाओगे जीवाणु वाले रोग और वहां लिखा आएगा सर बैक्टीरिया जनित रोग छांटो। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, बैक्टीरिया कहा जाता है। और भी बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे आपका आता है इसमें जैसे टीबी आ गया, और सर जैसे इसमें आपका टाइफाइड आ गया, टाइफाइड भी इसके अंतर्गत आता है। जैसे इसमें टेटनेस आ गया, उसके बाद सर इसके अंतर्गत आपका प्लेग आ गया, प्लेग भी इसके अंतर्गत ही आता है। जैसे आपका इसमें सर पीलिया आ गया। ये सारे जो रोग होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु के द्वारा होते हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं वो आपसे कि हैजा फैलता किससे है, तो फैलने का जो कारण आता है सर इसमें वो आता है आपका पानी। इसके कई कारण हैं, गंदा जल से भी हो सकता है, गंदे खाने से भी हो सकता है, ये सर जीवाणु द्वारा भी हो सकता है। तो इसमें जो मेन इसमें आंसर जो है इसका, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो सर आपका कौन सा है, पानी। लेकिन यदि ऐसे आता है लिखा हुआ कि सर हैजा किस जीव के द्वारा होता है, तो जीव का नाम क्या होता है, जीवाणु, और इसको बोलते क्या है सर अपन लोग, बैक्टीरिया। अगला, हवा की मुख्य अशुद्धि कौन सी होती है। देखो यहां बात कर रहा है वो वातावरण की, और वातावरण के बारे में मैं लास्ट पेपर में समझाया था कि सर वातावरण में जो आपकी 78% पाई जाती है वो तो होती है आपकी नाइट्रोजन। उसके बाद जो 21% भाग पर पाई जाती है उसका जो नाम होता है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन। उसके बाद जो होती है सर आपकी वो होती है 0.03% भाग पर होती है, उसको अपन बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो होता है सर आपका वो होता है 0.93% वो गैस होती है आपकी आर्गन गैस। आर्गन गैस का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो AR होता है। तो देखो यहाँ पूछ रहा है सर हवा की अशुद्धि कौन सी होती है, तो देखो ये लिखा हुआ है सर आपका He को अपन बोलते हैं हीलियम। हीलियम गैस अशुद्धि नहीं होती है। यहाँ पर लिखा है H2 का अर्थ जो है सर वो है आपका हाइड्रोजन, जो सबसे हल्का तत्व है, और इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि इन फ्यूचर के अंतर्गत जैसे रॉकेट का ईंधन होता है, तो रॉकेट का जो ईंधन होता है उसमें हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगला आता है सर आपका N2, ये होती है नाइट्रोजन। ये हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर ऐसे बोलता है ना कि सर हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो वो तो है नाइट्रोजन। और यदि ऐसे बोलता है ब्रह्मांड में कौन सी है या सूर्य के अंतर्गत कौन सी गैस मिलती है, तो कौन सी होती है आपकी, हाइड्रोजन होती है। अब यहां पर ना हवा की अशुद्धि पूछ रहा है वो आपसे। इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ये 3 तो नहीं हो सकते। जो आंसर आएगा इसका सर वो आएगा आपका CO2। हालांकि और भी होती है अशुद्धि, जैसे एक होती है CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जो गाड़ियों से निकलने वाली धुआं होती है उसमें जो गैस होती है वो CO होती है। अगला एक सर इसमें होता है SO2, और दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं NO2। इसको अपन बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये भी क्या होती है सर, अशुद्धि होती है। और जो SO2 और NO2 जो होता है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। अम्लीय वर्षा क्या होती है सर, अशुद्धि होती है। तो यहां पर इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो आ रहा है वो कौन सा है आपका, CO2 है। अगला, निकल का रासायनिक संकेत क्या होता है, मतलब वो ये पूछ रहा है आपसे कि निकल का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। केमिस्ट्री जो होती है आपकी, रसायन शास्त्र जो होती है, उसमें प्रतीक चिन्हों की बात की गई है। IUPAC नामकरण होता है उसके अंतर्गत, तो वहां पर अपन प्रतीक चिन्हों का यूज लेते हैं। तो देखो जो निकल होता है ना, निकल का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है Ni, और सर Ne जो होता है सर वो होता है आपका नियोन। और यहां पर N लिखा हुआ है ये गलत है, यहां पर आएगा सर N2 लिखा हुआ, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन। इसको नाइट्रोजन कहा जाता है। यहां पर आपका जो साइंस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना, उसका मैं आपको वीडियो बना के छोड़ दूंगा। थैंक यू। विद्यार्थियों नमस्कार। आर्मी पेपर सेट अपने चल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, जिसमें पेपर सेट अपना आ गया 5 नंबर। 5 नंबर पर पेपर सेट का प्रश्न नंबर है अपना 31 प्रश्न में है चतुर्थभुज के चारों कोणों का योग। तो साथियों चारों कोणों का योग अपना आता है इसमें 360 डिग्री। अपना राइट आंसर रहेगा 360 डिग्री, चारों कोणों का मान आएगा योग मतलब कि। अगला प्रश्न है 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल, और ऑप्शन आपके पास सारे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा निकालनी है। चाल का सूत्र होता है अपना दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यहां आपको दूरी दी गई है मीटर में, किसमें दी गई है, मीटर में, और समय किसमें है, सेकंड में। यहां से चाल निकल के आएगी अपनी मीटर प्रति सेकंड, लेकिन अपन को चाल किसमें चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। तो दी गई मतलब निकली हुई चाल को 18/5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो दूरी आपके पास है 280 मीटर, समय लग रहा है 24 सेकंड का, इससे चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड, उसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से क्या करेंगे, गुणा।
6 से काट दो 3 बार, 6 से कट गई ये 4 बार, 4 से कट गई ये 70, 5 से कट गई ये 14, 14 गुणा 3, 14 तिये 42, 14 तिये 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका आंसर आएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है 1 से 70 तक की, 1 से 70 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत है। तो अभी पिछले पेपर में प्रश्न आया था, जब अपनी लगातार, क्या लगातार या फिर क्रमागत संख्या हो तो एवरेज निकालने के लिए करना पड़ेगा पहली संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। तो यहाँ पे अपनी पहली संख्या आ जाएगी, एवरेज आएगा इसका 1 और अंतिम संख्या है 70 बटे 2, 71 में 2 का भाग देंगे, आपका आएगा 35.5। तो ये आपका आंसर आ गया 35.5। जब संख्याओं का अंतर समान हो, जैसे 1-1 का अंतर हो, 2-2 का अंतर हो, 3-3 का अंतर हो, तो उस स्थिति में पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है, उससे अपना एवरेज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर, ये क्रय मूल्य हो गया वस्तु का, 200 रुपये में खरीद कर 180 रुपये में बेच रहा है, ये वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? वस्तु का विक्रय मूल्य। तो इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें हानि हो रही है अपनी क्रय मूल्य 200, विक्रय मूल्य यहाँ पे है अपना 180, हानि हुई कितने की? 20 रुपये की। हानि प्रतिशत, हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 20 से कट गया ये 10 बार, 10 से कट गया ये 10, 10% का यहाँ पे आपको हानि हुआ, 10% का क्या हुआ है? हानि हुआ है। लाडला एक और जब यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछता, क्या पूछता? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। किस पे निकलती है? क्रय मूल्य पे। अगला प्रश्न, प्रथम 16 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। कहाँ से? 0 से। और प्रथम 16 पूर्ण संख्या कहाँ तक बैठेंगे अपनी? 0 से लेके 15 तक 16 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 0 ऐड और होएगा, 15 तो वो है, 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। और इसका सूत्र है अपना योग करने का, पूर्ण संख्याओं का योग करने का, n कोष्टक n-1/2। नंबर इसमें है कितने? 16, 16 माइनस 1 बटे 2। यहाँ आपका 16 गुणा 15 बटे 2, 2 से डिवाइड कर दिया इसको 8 बार, तो 15 8 120 योग आएगा अपना, 15 8 120। अगला प्रश्न है 4:5 समानुपात 36 अनुपात x में x का मान निकालना है। ये समानुपात वाला क्वेश्चन है। इस स्थिति में 4, 5 और ये 36 और ये x, ये आपके हो गए आंतरिक पद, ये हो गए आपके बाह्य पद। दोनों का गुणनफल बराबर आना चाहिए। यहाँ पे x को 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 36 गुणा 5। x का मान 36 गुणा 5 भाग में आ जाएगा अपना 4, 4 से डिवाइड हो गया 9 बार, x बराबर 9 पंजू 45। तो x का मान आ गया अपना कितना? 45। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 11, 13, 15, 17 का औसत अभी बताया था मैंने, जब अंतर समान हो, सब में अंतर समान है 2-2 का, तो एवरेज आ जाएगा इस स्थिति में पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। ये हो जाएगा 28, 28 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 14। ये आपका आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, 2 का मध्य अनुपाती। देखो मध्य अनुपाती निकालने की स्थिति 72 अनुपात x समानुपात x अनुपात 2, ये आंतरिक पद हो गए और ये बाह्य पद। अभी पीछे प्रश्न आया था, यहाँ से अपना आ गया x² आंतरिक पदों का गुणनफल, ये बाह्य पदों का गुणनफल आ गया 72 दूनी 108।
44, एक्स स्क्वायर ये आ गया आपका 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स का मान आ गया कितना 12, तो आपका मध्यानुपाती आएगा इसमें 12। अगला प्रश्न 1331 का घनमूल, तो 1331 का घनमूल अपना आएगा कितना 11। अगला प्रश्न 60 व 75 का में से, 60 और 75 गुणनखंड कर लो इनके, 2 से डिवाइड किया 30 आया, 2 से किया 15 आया, 3 से किया 5 आया, 5 से किया 1 आया, यहाँ पे 3 से कर दिया 25 आया, 5 से किया 5 और 5 से किया 1। अब इनमें कॉमन देखो 3 और 5 है, तो 3 गुणा 5 कितना आएगा 15, इसमें आपका में से आएगा कितना 15। अगला प्रश्न है कितने समय में 250, ये यहाँ पे रुपए है, 250 रुपए का 5% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये हो जाता है। मतलब 250 रुपये की धनराशि है जो 5% ब्याज की दर से 300 रुपये हो जाती है, और समय निकालना है। समय का सूत्र होता है अपना 100 गुणा ब्याज, नीचे मूलधन इंटू दर। देखो यहाँ पे ये मिश्रधन है, मिश्रधन आपका है 300, मूलधन है आपका 250, तो दोनों को घटाएंगे, यह आपका ब्याज आ गया कितना 50 रुपये। 100 गुणा ब्याज, मूलधन आपका 250 है और दर कितनी है आपकी 5%। 100 गुणा 50, ये 50 था, तो 50 से ये कट गया 5 बार, 5 से कट गया 20 बार, फिर 5 से कट गया कितने बार 4 बार, यह आपका आ गया 4 समय 4 वर्ष। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन 8, 12, 16 और 18 का लेस है, एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है। 8, 12, 16 और 18 का, 8 है, 12 है, 16 है, 18 है। 2 से डिवाइड किया 4, 6, 8 और यहाँ पे 9, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, 3, 4, 9, फिर 2 से किया 1, 3, 2, 9, 2 से किया 1, 3, 1, 9, 3 से किया 1, 1, 1, 3, 3 से किया 1, 1, 1, 1। भाग आप देना है जब तक लास्ट में 1, 1 ना आ जाए, यहाँ तक भाग देना है। अब गुणा करना है, 3 दिया 9, 9 दूना 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 को 2 से गुणा करेंगे 144। तो इनका एलसीएम जो लैसे बोलते हैं वो आ गया अपना 144। अगला प्रश्न है किसी स्कूल में 55% लड़के हैं, कितने लड़के हैं 55%, तथा 540, ये मिसप्रिंट हो गया था टाइपिंग में, 540 लड़कियां हैं। यहाँ पे लड़कियां कितनी है 540। तो देखो 100% में से 100% में से 540 यहाँ पे लड़के हैं। 100% होता है कुल, 100%। 100% में से 55 तो आपके 55% हो गए बॉयज, और गर्ल्स कितनी बचेंगी यहाँ पे 45% गर्ल्स होगी। जो 45% की वैल्यू है, 45% की वैल्यू है, इसमें सही आ रहा है क्या, देख ले। 45% की वैल्यू दे रखी है आपको 540, 1% 540 बटा 45। अब देखो आपको पूछ क्या रहा है, लड़कों की संख्या, और लड़कों का परसेंट कितना है यहाँ पे 55। यदि कुल पूछता तो 100% की वैल्यू निकालते, तो यहाँ पे अपन को कितने की निकालना है 55%। 540 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा 55, 5 से काट दो 11, 5 से काटा ये 9, 9 से काट दिया 9 छक्की 54, 0। 60 गुणा 11 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 60 गुणा 11 660।
660। तो लड़के कितने हो गए लाड लो? 660। अगला प्रश्न tan 45। तो tan 45 का मान आएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न है log 2 की पावर n बराबर 4। तो कल भी मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, जब अगर इसको लॉगरिथम तरीके से करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इनको देखो, ये पक्षांतर होती है हमेशा, इनको बदल दिया करो। 2 की पावर 4 बराबर n, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी कितनी? 16। तो यहाँ पे जो दिया गया है n का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 16। कितना आ गया? 16। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या होगा? देखो, इनमें 2 में और 6 में अंतर दिया गया है कितने का? 4 का। 6 में 14 में अंतर आ गया कितने का? 8 का। 14 30 में अंतर आ गया कितने का? 16 का। आगे का अंतर आ गया कितने का? 32 का। तो अंतर डबल हो रहा है। तो अगला 64 में 32 का डबल कितना हो जाएगा? 64। तो 62 में 64 आपको जोड़ देना है, कितना आ जाएगा? 126। तो अगली संख्या अपनी आ गई कितनी? 126। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, गाय का जो मतलब कि बेबी हो गई, कुछ भी बोल दो आपको, वो होता है, उसको बछड़ा बोलते हैं। तो शेरनी का हो गया अपना शावक। शेरनी का क्या होगा? शावक। अगला प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को WJKBZ मतलब कि 1 बढ़ा के लिखा रहा गया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कुमार जी। K को आ जाएगा L, U का आ जाएगा V, M का आ जाएगा N, A का आ जाएगा B, R का आ जाएगा S। तो ये आपका आंसर आएगा, मतलब कि एक पद एक्स्ट्रा लिया गया है। अगला प्रश्न, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय का क्रमांक 25वां है, मतलब विजय 25वीं स्थिति पे है। आगे से अगर काउंट करें तो अंत से विजय, यदि आपको आगे की मतलब एक साइड से 50 हैं टोटल, तो कितने हैं? 50। यहाँ से अपन काउंट करें तो विजय कितने नंबर पे है? 25वें नंबर पे। पीछे से नंबर बताना है, तो इस स्थिति में क्या करना पड़ता है? टोटल में 1 जोड़ के वो क्रमांक घटा दिया जाता है जो स्थिति दी गई है। तो यहाँ पे अपना 51 में से 25 घटाएंगे, आ जाएगा विजय कितने नंबर पे? 26वां नंबर पे। ये विजय आ गया अपना 26वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है अपना, यदि दक्षिण पश्चिम, ये दिशा दी गई है, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर लिख रहे हैं, देखो सबसे पहले इसमें डायग्राम बना लो। ये आपका हो गया उत्तर, ये आ गई दक्षिण, पूर्व पश्चिम, इन दोनों के बीच की ये आ गई आपकी उत्तर पूर्व, ये आ गई आपकी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। अब ये जो दिशा दी गई है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर बोल रहा है। अब अपना देख लो दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये दक्षिण पश्चिम है। इसको मैं उत्तर लिखूंगा, क्या? उत्तर। देखना क्या लिखा है? उत्तर। तो उत्तर के जस्ट अपोजिट साइड ये हो जाएगी दक्षिण। क्या हो जाएगी? दक्षिण। और उत्तर और दक्षिण के बीच में यहाँ आ गई अपनी पूर्व दिशा। कौन सी? पूर्व। पूर्व के जस्ट अपोजिट साइड ये हो गया आपकी पश्चिम। देखो आगे, अब वो कह रहा है उत्तर पूर्व क्या होगी? जो उत्तर पूर्व दिशा थी पहले की अपनी, उत्तर पूर्व ये थी, तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण। ये आपका आंसर आ गया उत्तर पूर्व दक्षिण दिशा। तो लाडलो पेपर नंबर 5 अपना समाप्त हो गया है। डेली ही आपके बीच में ऐसे ही आर्मी के मॉडल पेपर आएंगे, और अभी आर्मी के
फॉर्म कल से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप डेली ही अगर आपको आर्मी में लगना है तो अपना जो प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आपके बीच यूट्यूब पे हमारे ज़रिए आपके बीच आ रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल एसके डिफेंस एकेडमी पर, उस पे आप डेली एनालिसिस करें कहाँ आपकी कमज़ोरी है। जल्द ही आपके बीच नेक्स्ट वीक से टॉपिक वाइज मैथ और रीजनिंग का सिलेबस भी डालेंगे, पूरा विस्तार के साथ आपको पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।